Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोरम आईज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम जय है और मैं द हिंदू से डेली 3 आर्टिकल्स डिस्कस करता हूं, जो 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं यूपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो आप प्रीलिम्स की तैयारी पुरजोर करें और करंट अफेयर्स चिंता छोड़ दें। डेली जो 3 आर्टिकल्स मैं डिस्कस करता हूं, उसके साथ साथ मैं इन 3 आर्टिकल्स का कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करता हूं, सो दैट कि आप इसको डाउनलोड करके रख सकें फर्दर रिवीजन या फिर रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल का नाम है यूपीएससी करंट अफेयर्स। यहाँ पे आप जाएं और इस कंटेंट को डेली बेसिस पे डाउनलोड करके रख लें। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इस चैनल पे एक और कंटेंट आपको डेली मिलेगा, जिसका नाम है कट द क्रैप। कट द क्रैप इनिशिएटिव में डेली एक करंट अफेयर्स पे कंप्लीट एनालिसिस करके इसका कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये हैंड रिटन कंटेंट होता है और बिल्कुल इस सिनॉप्टिकल फॉर्म में होता है। कोई भी अननेसेसरी कंटेंट इसमें नहीं होता, अननेसेसरी पॉइंट्स इसमें नहीं होते हैं, सिर्फ जो रेलेवेंट पॉइंट्स होते हैं वही इसमें होते हैं। ठीक है, और डेली एडिटोरियल एनालिसिस से पहले मैं एक पीवाईक्यू डिस्कस करता हूँ, प्री से रिलेटेड पीवाईक्यू, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो पहले मैं पीवाईक्यू आपको बताऊंगा, उसका आंसर आपको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है, उसका सॉल्यूशन मैं एंड में डिस्कस करूंगा। फाइन, तो पहले पीवाईक्यू देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो शिवसेना पार्टी से रिलेटेड अभी केस चल रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ पे कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। हमारा इशू ये है कि कोई अगर यूपीएससी का पीवाईक्यू आया हुआ है एंटी डिफेक्शन लॉ पे, उसको देखना। तो यूपीएससी ने भी हाल में ही प्री 2022 में एंटी डिफेक्शन लॉ पे एक क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन था विथ रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द लॉ स्पेसिफाइज दैट ए nominated legislature cannot join any political party within 6 months of being appointed to the House. Statement 2, the law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide a defection case. Which of the statements given above are correct? Option A, 1 only. Option B, 2 only. Option C, both 1 and 2. Option D, neither 1 nor 2. इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं, इसका सॉल्यूशन मैं एंड में डिस्कस करूंगा। आज का जो पहला आर्टिकल है वो मैसेज फॉर मैच्योरिटी इसका हेडिंग है, और बेसिकली ये जो गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में जो एक्रीमोनियस रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है बार बार अलग अलग स्टेट्स में, उस कॉन्टेक्स्ट में ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया है। देखें, किसी भी स्टेट में जो रियल हेड होता है, रियल हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो चीफ मिनिस्टर होता है। क्यों? क्योंकि चीफ मिनिस्टर के पास लोगों का मैंडेट होता है। फाइन, और जो नॉमिनल हेड होता है गवर्नर आपका। ठीक है, गवर्नर हमेशा सेंटर के थ्रू अपॉइंटेड होता है, गवर्नर कभी भी इलेक्टेड नहीं होता है। तो गवर्नर एक रबर स्टाम्प हेड होता है, जो रियल हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। बट स्टिल कुछ जिम्मेदारियां हैं चीफ मिनिस्टर की जो गवर्नर को लेकर उसको पूरी करनी है, गवर्नर की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो अभी जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था वो पंजाब को लेकर था। पंजाब में क्या हुआ था कि देखें, होता क्या है जनरली इसमें, बेसिकली एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जब सेंटर अपॉइंट करता है गवर्नर को, तो सेंटर में जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, तो बेसिकली उस आइडियोलॉजी के इंक्लाइंड या फिर अपने ही पार्टी के मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है, जो कि अब जिनका कभी कोई इलेक्टोरल सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता है, उनको जनरली अपॉइंट किया जाता है। उसमें होता क्या है कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में तभी इश्यूज क्रिएट होते हैं कि जब गवर्नर सेंटर से अपॉइंट हो रहा है और सेंटर में लेट्स से कि पॉलिटिकल पार्टी ए है और जो चीफ मिनिस्टर है ये पॉलिटिकल पार्टी बी है, तो दोनों अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और इस वजह से समन्वय कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। जहां भी जो सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उसी पॉलिटिकल पार्टी के स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होता है, कभी भी कोई इशू नहीं होता है। लेकिन जब भी अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज के जैसे गवर्नर हुए और चीफ मिनिस्टर हुए, तब जाके इश्यूज होते हैं। अभी जो मामला था, अभी था पंजाब का। पंजाब में क्या हुआ कि पंजाब के कैबिनेट ने डिसाइड किया
कि वहाँ के जो स्कूल प्रिंसिपल्स हैं, स्कूल प्रिंसिपल्स को भेजना है सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, कि वहाँ से जो अच्छी ट्रेनिंग लेके आए और अपने यहाँ स्कूलों में सुधार करें। इसको लेके इसको लेके गवर्नर ने कुछ सवाल पूछे चीफ मिनिस्टर से, तो चीफ मिनिस्टर का जवाब ये था कि आई एम आंसरेबल ओनली टू द पीपल ऑफ पंजाब, नॉट टू द गवर्नर। हालांकि ऐसा नहीं है। इसके बाद क्या हुआ कि जब बजट सेशन कन्वेन करने की बात आई तो गवर्नर ने कहा कि आई वुड टेक लीगल ओपिनियन बिफोर कन्वेनिंग बजट सेशन। हालांकि गवर्नर का भी स्टैंड ठीक नहीं था। तो हम जो डिस्कस करेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से प्रोविजन क्या कहते हैं अगर गवर्नर कुछ पूछता है चीफ मिनिस्टर से, और बजट सेशन को कन्वेन करने को लेके क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, क्या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स कहते हैं, और इन दोनों के बीच में जो बिकरिंग चल रही थी उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या इनको सुझाव दिए हैं। देखिए, जहां तक बजट सेशन कन्वेन करने की बात है या फिर ये कहें कि स्टेट असेंबली को कन्वेन करने की बात है, वहां पे आर्टिकल 174 में कहा गया है कि द गवर्नर शैल समन फ्रॉम टाइम टू टाइम टू मीट अ सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट। तो गवर्नर के पास अधिकार है कि गवर्नर असेंबली को समन कर सकते हैं किसी भी टाइम किसी भी जगह जब उनको अप्रोप्रिएट लगे। लेकिन नवाब रबिया केस में हुआ क्या था कि 2016 में कुछ इश्यूज हुए थे अरुणाचल प्रदेश असेंबली को लेके कि स्पीकर गवर्नर समन नहीं कर रहे थे, इस तरह से कुछ इश्यूज वहां पे हुए थे। वहां पे एक केस हुआ नवाब रबिया केस। नवाब रबिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि गवर्नर के पास तो ये अथॉरिटी है, वेल स्टेब्लिश अथॉरिटी है कि गवर्नर शैल समन द हाउस, बट गवर्नर कैन समन द हाउस ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो स्टेट असेंबली को चाहे समन करना हो, चाहे प्रोरोग करना हो, चाहे डिसॉल्व करना हो, ये सारे जो काम होंगे ये जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर जब एडवाइस करेंगे गवर्नर को, तभी ये गवर्नर इस तरह के एक्शन लेंगे। फाइन। तो अगर पंजाब में चीफ मिनिस्टर ने कहा इस बजट सेशन कन्वेन करने के लिए, वहां पे अगर किसी तरह का आनाकानी कर रहे हैं या फिर किसी तरह का बहाना बनाना चाह रहे हैं गवर्नर, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। और जिस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है गवर्नर का, उस पर ये अप्रोप्रिएट नहीं है, शोभा नहीं देता है। इट इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन फैक्ट, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नर कुछ सवाल पूछे चीफ मिनिस्टर से, तो चीफ मिनिस्टर की भी जिम्मेदारी बनती है उस कंसर्न्स को क्लैरिफाई करना, उन सवालों का जवाब देना, ठीक है। तो आर्टिकल 167 ये कहता है कि द चीफ मिनिस्टर हैज ड्यूटी टू फर्निश इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट और लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स एज द गवर्नर में कॉल फॉर। तो स्टेट में अगर एडमिनिस्ट्रेशन को लेके गवर्नर कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन मांगते हैं चीफ मिनिस्टर से, तो चीफ मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा। या फिर अगर स्टेट असेंबली में कोई लेजिस्लेशन आने वाला है, कोई बिल इंट्रोड्यूस होने वाला है, उसके बारे में भी गवर्नर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, वो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और दोनों ही पोस्ट में दोनों ही लोगों ने मैच्योरली बिहेव नहीं किया था, ठीक है। तो जब यहाँ पे गवर्नर ने ये बात कही कि दैट ही वुड कन्वेन असेंबली ओनली आफ्टर टेकिंग लीगल एडवाइस, तब चीफ मिनिस्टर चले गए सुप्रीम कोर्ट कि गवर्नर जो है, गवर्नर को असेंबली को कन्वेन करना पड़ेगा अगर चीफ मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिमांड करते हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी में होते रहेंगे, लेकिन अगर कहीं भी डिफरेंसेस है तो उनको एक मैच्योरिटी के साथ हैंडल करने की जरूरत है, न कि कुछ पब्लिक बिकरिंग हो उसमें, ठीक है। और डायलॉग, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल पार्टी, डायलॉग हमेशा प्रॉपर होनी चाहिए और डायलॉग में हमेशा एक डेकोरम मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज को अपने पोस्ट को डिमिनिश नहीं करना है, डीजेनरेट नहीं करना है, पब्लिक व्यू में रेस्पॉन्सिबली, मैच्योरली एंड विथ ए सेंस ऑफ स्टेट्समैनशिप दोनों को बिहेव करना, यही करना उचित है, ठीक है। ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने जब चीफ मिनिस्टर आए थे सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग बजट असेंबली कन्वेनिंग के बारे में। फाइन। ये थी बात चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स के बीच में। ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, देखिए तमाम तरह के इश्यूज होते हैं। कुछ एक साल पहले तो वेस्ट बंगाल में हमेशा न्यूज रहा करता था, अभी तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना,
अभी महाराष्ट्र में भी काफ़ी था। तो आप देखेंगे जहाँ पे ओपोजिशन या फिर रीजनल पार्टीज की रूलिंग है, किसी कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में इश्यूज लगातार कहीं ना कहीं रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। दूसरी बात, अगर कभी भी यूपीएससी के मेंस में कोई क्वेश्चन आता है गवर्नर से रिलेटेड या फिर चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड, तो वहाँ पे इसको हम कोट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात रही चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में रिलेशनशिप्स के बारे में। दूसरी बात है, दूसरा जो आर्टिकल है वो है हीट वेव से रिलेटेड। देखें 2022 का ईयर था जबकि दुनिया ने, इनफैक्ट इंडिया ही नहीं, इंडिया यूरोप सभी ने एक मैसिव हीट वेव एक्सपीरियंस किया। ठीक है, इंडिया में इनफैक्ट जो पेनिनसुलर रीजन है, पेनिनसुलर रीजन में ज़्यादा हीट वेव्स नहीं आते, लेकिन ला नीना के चलते पेनिनसुलर एरियाज में भी हीट वेव्स गए थे, क्योंकि नॉर्थ साउथ वे में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्रिएट होता है, उसकी वजह से सदर्न एरियाज में भी हीट वेव्स गए थे। तो इसके काफ़ी सारे हेल्थ इम्प्लीकेशंस हुए, हेल्थ के इम्प्लीकेशंस जो है लोगों का डेथ भी हुआ, जो एग्रीकल्चर है वो भी इम्पैक्ट हुआ। अब बात ये है कि ये तो बात थी 2022 की। अब बात करें 2023 की, तो आईएमडी ने पहले ही फोरकास्ट कर दिया गया है कि अगेन 2023 में भी हम एक मेजर वे में हीट वेव्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट अगर हम बात करें तो फरवरी का महीना जो है ऑलरेडी वार्मेस्ट रहा है सिंस 1991। ठीक है, और जो एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर रहा है वो 29.54 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर है पिछले 120 सालों में सबसे ज़्यादा रहा है फरवरी महीने के लिए। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि हमने ऑलरेडी हीट वेव एक्सपीरियंस किया था, दोबारा हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखने का ये एक्सपीरियंस किया जा रहा है कि जो हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई है। पहले 1 से डिकेड आती थी हीट वेव्स, लेकिन अब उनका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है और अब 10 साल में 3, 4, 5 साल तक हीट वेव्स एक्सपीरियंस करने को मिल रही हैं। और आईएमडी के हिसाब से जो मार्च से मई का महीना रहने वाला है इंडिया में, उस मोस्ट ऑफ द इंडिया में ये हीट वेव्स देखने को मिलेंगी, एक्सेप्ट जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है या फिर जो केरला है या फिर कोस्टल कर्नाटका है, उसको छोड़ के और भी थोड़ा सा जो हिली स्टेट्स हैं लाइक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन एरियाज को छोड़ के बाकी सारे देश भर में हीट वेव्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, अभी हमें ये समझना है कि आईएमडी के हिसाब से हीट वेव्स का डेफिनेशन क्या है। देखें, बेसिकली हीट वेव्स एक वार्म एयर होती हैं, लेकिन वार्म एयर तो बहुत टाइप की होती हैं, बहुत हर डिग्री पे 1 डिग्री ज़्यादा कभी टेम्परेचर हुआ तो वार्म एयर कहलाएगा वो। लेकिन जब भी हीट वेव, किसी भी वार्म एयर को अगर हीट वेव की तरह क्वालिफाई करना है तो क्या उसका क्राइटेरिया है। आईएमडी ने ये कहा है कि कहीं भी अगर जो लॉन्ग टर्म एवरेज है टेम्परेचर का, अगर वो 4.5 to 6.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रह रहा है लॉन्ग टर्म एवरेज से, तो वहाँ पे हीट वेव, उस रीजन को हीट वेव ग्रसित जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और एक और स्टेट रीजन है, स्टेट क्वालिफिकेशन, वो ये है कि अगर कहीं का भी टेम्परेचर मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस हुआ तो वो रीजन जो है हीट वेव एक्सपीरियंस कर सकता है और उसको इंस्टीट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये रीजन हीट वेव एक्सपीरियंस कर रहा है। ये जो मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आप देखें कि खासकर हरियाणा, राजस्थान के रीजन में ये ऑफन देखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और ये जो बात है ये प्लेन एरियाज को लेके है। अगर हम हिल एरियाज की बात करें तो अगर 37 डिग्री सेल्सियस किसी रीजन का टेम्परेचर एक्सीड करता है तो वहाँ पे उसको हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये है आईएमडी का क्राइटेरिया, क्योंकि जब भी जो प्रशासन है, जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर और भी जो प्रशासन है, जब एक्शन में तब आता है जब क्लियरली उनको आइडिया हो कि हाँ हीट वेव यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे हो रहा है, और वो एक्शन में तभी आएंगे, जो अथॉरिटी से एक्शन में तभी आएंगे जब उनको ये कम्युनिकेट किया जाए इंस्टीट्यूशनली कि हीट वेव एक्सपीरियंस किया जा रहा है। फाइन, ये तो बात थी डिफिनीशन की। अब हम देखते हैं कि हीट वेव्स बनते कैसे हैं। ये ब्रीफली हम देखेंगे, इसको मैंने ये आर्टिकल में नहीं था लेकिन मैंने इसको ऐड किया कि हीट वेव्स बनते कैसे हैं। देखें, हीट वेव्स को क्या चाहिए, हीट वेव्स को चाहिए वार्म एयर। ठीक है, तो जो वार्म एयर है
ये दो तरीके से हो सकता है, या तो ये लोकली प्रोड्यूस हो, लोकली बने, या तो फिर कहीं और रीजन से ये आ रहा है, ये इनफ्लो आ रहा है वार्म एयर का। लोकली में कैसे हो सकता है कि अगर सरफेस टेम्परेचर, लैंड टेम्परेचर ज़्यादा हो तो वहाँ पे जो अर्थ सरफेस के जो नियर का जो एयर है, सरफेस के नियर, वो हीट हो सकती है और वो हीट वेव वहाँ पे क्रिएट हो सकती हैं। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि अगर कोई हवा सिंक कर रही है ऊपर से, जैसे कि जो सब ट्रॉपिकल स्ट्रॉन्ग अपर एटमॉस्फेरिक वेस्टर्ली विंड्स जो होती हैं, जो कि आपके अटलांटिक और मेडिटेरियन होकर इंडिया में एंटर करती हैं, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, तो अगर ये हवा ऊपर होती हैं, ठीक है, आपने ये भी देखा होगा कि जेट स्ट्रीम्स अपर एयर में होती हैं। जेट स्ट्रीम्स कैसे चलती हैं? जेट स्ट्रीम्स ऐसे भी चलती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर ऐसे क्रिएट करती रहती हैं, साइनसोइडल वेव के फॉर्म में मूव करती हैं, और लो प्रेशर हाई प्रेशर अल्टरनेटिवली क्रिएट करती हैं, और जमीन पर और ऊपर एटमॉस्फेयर में। तो जब भी जमीन पे अगर लो प्रेशर क्रिएट होगा, ये जेट स्ट्रीम्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये जेट स्ट्रीम्स हैं, और ये जो हैं ये वेस्टर्ली विंड्स हैं। तो जेट स्ट्रीम्स क्या कर रही हैं कि नीचे लो प्रेशर क्रिएट कर रही हैं, ऊपर क्या जा रही है? वेस्टर्लीज जा रही है। तो वेस्टर्लीज विल बी फोर्स टू मूव डाउन। तो अब ये नीचे आएंगी तो क्या होगा कि कंप्रेशन होगा, ठीक है। कंप्रेशन होगा तो फिर क्या होगा? ये एयर्स का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा और ये वार्म एयर हो जाएगा। अगेन ये एक हीट वेव सिचुएशन क्रिएट करेंगी, ठीक है। तो ये बात हुई कि लोकली कैसे लैंड हीट करके नियर बाई जो एयर है उसको वो गर्म होगा और फिर हीट वेव क्रिएट होगा। और फिर एक बात हुई कि कैसे वेस्टर्ली विंड्स जो आ रही हैं इंडिया में, उनको जो है जेट स्ट्रीम्स ने जो लो प्रेशर क्रिएट करती हैं उसके थ्रू वो नीचे आएंगी, कंप्रेशन होगा, सिंकिंग और कंप्रेशन होगा, तो फिर वार्म एयर बनेंगी और हीट वेव क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि एयर इनफ्लो का, कि क्या किसी और रीजन से हवा आ सकती है। तो देखिए इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट का रीजन है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट का रीजन है, यहाँ पे अगर वेस्ट एशिया है तो वेस्ट एशिया से जो हवाएं आती हैं वो गर्म रहती हैं नेचुरली। क्योंकि एक रीज़न और है कि जो वेस्ट एशिया का रीजन है, ये क्लाइमेट चेंज के चलते, ग्लोबल वार्मिंग के चलते रिलेटिवली ज़्यादा वार्म हो रहा है ये, ठीक है। तो ज़्यादा जो सोर्स रीजन है वो ज़्यादा वार्म है, तो जो हवा आ रही है वो भी ज़्यादा वार्म रहेगी। ये बात थी वेस्ट एशिया की। अब देखें नीचे क्या है, नीचे यहाँ पे अरेबियन सी है, अरेबियन सी से भी हवा आती है। तो होना तो ये चाहिए कि अरेबियन सी से अगर कोई हवा आ रही है तो वो क्लाइमेट को मॉडरेट करना चाहिए, क्योंकि जनरली ओशन से जो हवाएं आती हैं वो मॉडरेटिंग इफेक्ट क्रिएट करती हैं। लेकिन अरेबियन सी जो है कंपेयर टू अदर सी, ऑलरेडी ये बे ऑफ बंगाल से ज़्यादा वार्म है। दूसरी बात यह है कि जो ओशन वार्मिंग हो रही है वो अरेबियन सी में ज़्यादा देखने को मिल रहा है कंपेयर टू अदर रीजन्स, अदर ओशंस इन द वर्ल्ड। उसकी वजह से भी जो यहाँ से भी हवा आ रही है, दे आर रिलेटिवली वार्म एंड क्रिएटिंग हीट वेव कंडीशंस। तो आप देखें कि जो नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट से में हवाएं आ रही हैं इंडिया में, वो या तो वेस्ट एशिया से आ रही हैं या फिर अरेबियन सी से आ रही हैं, और दोनों ही रीजन रिलेटिवली ज़्यादा वार्मिंग वहाँ पे हो रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो अगर दो सोर्स रीजन वार्म है, हवाएं भी गर्म आएंगी और गर्म हवाएं आएंगी तो दे विल क्रिएट हीट वेव कंडीशंस। तो हीट वेव्स ऐसे बनती हैं। हीट वेव्स बनने का हीट वेव्स कितना इंटेंस है, कितना उसकी इंटेंसिटी डिपेंड करेगी कि हीट वेव जो है, जो वो एयर मास, इनफैक्ट आई एम सॉरी, हीट वेव नहीं, जो एयर मास है, जैसे कि अगर वेस्ट एशिया से कोई एयर मास इंडिया में आ रहा है या फिर अरेबियन सी से मैरीटाइम एयर मास इंडिया में आ रहा है, तो वो एयर मास कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितने दिन का पुराना है। तो जनरली जो वेस्ट एशिया से हवाएं आती हैं वो एयर मास आता है, वो 800 टू 1600 किलोमीटर ट्रेवल करके आता है और एटलीस्ट 2 दिन पुराना होता है। वैसे ही अगर अरेबियन सी से जो हवाएं आती हैं वो 200 टू 400 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद आती हैं और ये 1 डे पुरानी होती हैं। तो जो वेस्ट एशिया से हवाएं आती हैं दे आर मोर इंटेंस, ठीक है। तो ये जो हीट वेव क्रिएट होगा, एयर मास आता है वेस्ट एशिया से, उससे जो हीट वेव क्रिएट होगा वो ज़्यादा इंटेंस होगा, ठीक है। और यही रीज़न है कि हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न बेल्ट है ये ज़्यादा हीट वेव एक्सपीरियंस करता है कंपेयर टू पेनिनसुलर रीजन, और जो कोस्टल केरला कर्नाटक वहाँ पे तो होता ही नहीं है, ठीक है। और जो हिली एरियाज हैं लाइक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे हीट वेव्स एक्सपीरियंस नहीं किया जाता है। फाइन। तो ये तो बात थी हीट वेव्स कैसे बनती हैं।
दूसरी बात इसमें यह है कि हीटवेव्स का इम्पैक्ट क्या हुआ है। देखिए एक लैंसेट का स्टडी है, लैंसेट की स्टडी के हिसाब से इंडिया में 2021 में जो डेथ्स हुए हैं ड्यू टू हीट वेव्स, उनमें 55% इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, और हीट वेव्स के चलते लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, खेतों में काम ढंग से नहीं हो पाता है, या फिर ये कहीं कि लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है हेल्थ खराब होने की वजह से, या फिर एग्जॉशन ज़्यादा होने की वजह से, तो उससे जो लेबर आवर्स लॉस होता है वो ऑलमोस्ट 167.2 बिलियन पोटेंशियल लेबर आवर्स लॉस हुआ है इंडिया का इन द ईयर 2021। आप देखें हेल्थ का इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, और लेबर और अफेक्ट होने से, कम होने से इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट हो रहा है इंडिया के। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी अगर हम बात करें तो हीट वेव्स के चलते एग्रीकल्चर पे एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में क्या होता है कि प्री मैच्योरिंग होती है क्रॉप्स में। प्री मैच्योरिंग क्रॉप कैसे होता है कि अगर हम देखें कि अगर ये गेहूं का दाना है, ठीक है, अगर ये गेहूं का दाना है, इसके जो कैरनेल्स होते हैं, कैरनेल्स में जो कंटेंट आता है, जो बाद में फ्लोर होता है, आटा होता है, तो जो वाइट कंटेंट होता है इसमें, इसको जो फिलिंग होती है इसमें कैरनेल में जो वाइट कंटेंट का, उसको उस टाइम लगता है। ठीक है, और वो बेसिकली एंड ऑफ फरवरी और अर्ली फरवरी और मार्च के महीने में ये कंटेंट इसमें फुल होता है। तो अब होगा क्या कि इसके लिए किसी भी क्रॉप के दाने को फिल होने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, और अगर प्री मेच्योर अगर टेम्परेचर पहले ही राइज कर गए तो ये कंप्लीटली फिल नहीं हो पाएगा, और कंप्लीटली फिल नहीं हो पाएगा तो होगा क्या कि जो प्रोडक्टिविटी है, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है, वो कम हो जाएगी। इसी कॉन्टेक्स्ट में ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि जो 2021-22 वीट क्रॉप था, उसका जो प्रोडक्शन था वो अराउंड 17 मिलियन टन्स था, जबकि उससे पहले का जो सीजन में वीट क्रॉप पैदा हुए थे वो 110 मिलियन टन्स हुए थे। तो ये जो प्रोडक्टिविटी कम हुई है फ्रॉम द ईयर 2021 टू 2021-22 में, उसका रीज़न रहा है हीट वेव्स। हीट वेव्स आने की वजह से प्री मैच्योरिंग होती है क्रॉप में, और पर हेक्टेयर प्रोडक्शन जो है कम हो जाता है। अब देखें, तो हमने बात की हेल्थ इंप्लीकेशन, इकोनॉमी पे इंप्लीकेशन और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पे इंप्लीकेशन। अब इसका समाधान क्या हो सकता है? देखें, हीट वेव कुछ जियोग्राफिकल फिनोमेना ऐसे हैं जो कि ह्यूमन कंट्रोल में नहीं है। अगर ग्लोबल वार्मिंग के चलते हीट वेव बढ़ रहा है तो उसका एक ही उपाय है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए, एमिशंस को कम किया जाए, कि ओवर द टाइम जो टेम्परेचर मेंटेन हो अर्थ का, और टेम्परेचर राइज ना करे, जिससे कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ठीक है, ये तो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो गया। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसको और ज़्यादा तत्पर रहने की ज़रूरत है, कि जिस तरह की जो हेल्थ सिचुएशंस क्रिएट हो उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया जा सके। ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी अपने अपने रीजन में, जो रीजन जितना हीट वेव से इम्पैक्टेड है, उस रीजन में जो अथॉरिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, वो लोगों को अवेयर करती रहे, लोगों को वार्न करती रहे अबाउट हीट वेव कंडीशंस। ये बात हुई। दूसरी बात ये है, देखिए एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? अर्ली मैच्योरिटी हो रही है। ठीक है, कि जिस क्रॉप को फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में मैच्योर होना है वो थर्ड वीक ऑफ फेब में ही मैच्योर हो जा रहा है ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर्स। अब इसमें होना क्या है, कुछ रिसर्च ऐसा होना चाहिए कि हम लोग ऐसा सीड बना सकें जो कि पहले ही मैच्योर हो जाए। जैसे कि कोई अगर क्रॉप लेट से कि 75 डेज में मैच्योर होता है तो 60 डेज में ही मैच्योर हो जाए, 55 डेज में ही मैच्योर हो जाए। तो होगा क्या कि अगर जो हाई टेम्परेचर डेज पहले शिफ्ट होते जा रहे हैं फ्रॉम मिड मार्च टू मिड फरवरी, उससे पहले ही जो क्रॉप है मैच्योर हो जाए। ठीक है, तो इससे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको टैकल किया जा सकता है, क्योंकि देखिए इंडिया एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है इंडिया में, और एक बड़ा सेक्शन पॉपुलेशन का ये है जो कि आज भी हंगर के इशू से सफ़र करता है, और हंगर के इशू से नहीं तो न्यूट्रिशनल इशू से सफ़र करता है। ठीक है, तो हम जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पे किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। फाइन, तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं हेल्थ और एग्रीकल्चर को मेंटेन करने के लिए। तो ये तो बात थी हीट वेव का। हीट वेव में बेसिकली हमने ये समझा कि हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। हीट वेव को हम अभी शॉर्ट टर्म में कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है,
तो ये तो बात थी हीट वेव की। जो नेक्स्ट आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल आपका सोशल वेलफेयर और कैपिटल मार्केट से रिलेटेड। देखें है क्या कि इंडिया में बहुत सारे एंटिटीज ऐसे हैं जो जिनका ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर क्या हो सकता है? सोशल वेलफेयर हो सकता है दे माइट बी वर्किंग इन द फील्ड ऑफ इरेडिकेटिंग हंगर, ठीक है, एजुकेशन की फील्ड में कोई काम कर सकता है, या फिर कोई जेंडर इक्वालिटी, डिजिटल लिटरेसी, या फिर ये कहें कि एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, LGBTQ कम्युनिटीज़। तो तमाम तरह के जो सोशल एरियाज हैं जहाँ पे कॉन्क्रीट इंटरवेंशन की ज़रूरत है और सिर्फ गवर्नमेंट का प्रेजेंस कम है या फिर गवर्नमेंट का प्रेजेंस सफिशिएंट नहीं है, उन एरियाज में सोशल एंटिटीज काम करती हैं, जैसे कि NGOs हुए, ठीक है। NGOs भी एक तरह के सोशल एंटिटीज हैं जो कि इनका पर्पस होता है सोशली इम्पैक्ट क्रिएट करना। फाइन। तो अब इसमें क्या है कि इनको अगर ऑपरेट करना है तो इनको पैसे चाहिए, ठीक है, तो इनको फंड चाहिए। फंड कहाँ से आ सकता है? फंड में भी गवर्नमेंट दे सकती है, ठीक है, या फिर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर फंड कर सकता है थ्रू द यूज ऑफ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर कोई और डोनेट कर सकता है, क्राउड फंडिंग हो सकती है। तो कुछ कई सारे तरीके हैं पैसे इकट्ठा करने का। एक जो नया इनोवेटिव तरीका लाया गया है कि इनको क्यों ना हम स्टॉक एक्सचेंज में इनरोल कर दें कि ये वहाँ से पैसा उठाएं, ठीक है। तो ये मामला चल रहा था 2-3 सालों से, इस पे विचार विमर्श चल रहा था। तो अभी सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्लियरेंस दिया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, कि अप्रूव कर दिया है बेसिकली कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जो सोशल एंटरप्राइजेस हैं वो वहाँ से फंड उठा सकते हैं बेसिकली। कि जैसे स्टॉक्स पे काफ़ी सारे कंपनीज जाती हैं, पहले स्टॉक पे नहीं होती हैं, फिर स्टॉक पे आती हैं, वहाँ से अपना इक्विटी शेयर देके या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स देके फंड इकट्ठा करती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो है जो सोशल एंटरप्राइजेस हैं, सोशल एंटरप्राइजेस का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा एंटरप्राइज जिसका ऑब्जेक्टिव है सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करना, ना कि प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट जिसका मोटिव नहीं है उसको बोलते हैं सोशल एंटरप्राइज। हालांकि सोशल एंटरप्राइज में प्रॉफिट मोटिव वाले भी होते हैं, दोनों कैटेगरी होती है और दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज ए सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अभी क्या है कि इट वुड फंक्शन एज ए सेपरेट सेगमेंट विद इन द एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और इट विल हेल्प सोशल एंटरप्राइजेस रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक थ्रू इट्स मैकेनिज्म्स। अब मैकेनिज्म्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि इक्विटी इशू करना, डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करना, या फिर म्यूचुअल फंड से डोनेशन लेना, ये सब सारे तरीके हैं। और इससे क्या होगा कि इनका जो काम है ये पब्लिकली विजिबल भी होगा, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी भी आएगी अबाउट फंड मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन। क्योंकि ये बहुत बार शिकायत ये होती है कि जो लोग सोशल सेक्टर में काम करते हैं, जो एंटिटीज़, उनमें फंड्स का मिसयूज ज़्यादा होता है, लोग अपने बेनिफिट के लिए ज़्यादा और सोशल बेनिफिट के लिए कम काम करते हैं। तो इस तरह की शिकायतें रही हैं। तो जो स्टॉक एक्सचेंज पे इनको लाना एक अच्छा तरीका है इनके लिए फंड इकट्ठा करने के लिए। अब देखें, जो सोशल एंटरप्राइजेस हैं, सोशल एंटरप्राइजेस दो तरीके के हैं, एक फॉर प्रॉफिट, एक नॉन प्रॉफिट, ठीक है। फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस भी सोशल इंपैक्ट के लिए ही काम करती हैं, लेकिन कुछ वो फी चार्ज करती हैं अपने काम के लिए। बहुत नॉमिनल फी रहता है ये बेसिकली, कि मतलब बहुत ज़्यादा इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, बट फिर भी स्टिल ये प्रॉफिट करती हैं। और एक होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से और नॉन प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस, इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, ठीक है। तो ये इन दोनों कैटेगरीज के लिए अलग अलग रेगुलेशंस हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, और बेसिकली इसको कहा जाएगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अब देखिए, जो फॉर प्रॉफिट सोशल एंटिटीज हैं, एंटरप्राइजेज हैं, इनमें अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की हम बात करें तो ये सिर्फ फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स अगर कभी भी करेंगे तो उनको कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए, ठीक है। और जो फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस है वही रिटर्न दे सकती हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ फॉर प्रॉफिट सोशल एंटिटीज में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल या फिर जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर प्रॉफिट में तो कर ही सकते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में भी कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी अगर सोशल एंटरप्राइज है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी कि उसको सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे लाया जाए या फिर उस पर इनरोल हो पाए? उसको ये प्रूफ करना है कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करना, ठीक है। तो जब इनका सोशल इंटेंट क्लियर हो जाएगा
तो दे विल बिकम एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड और लिस्टेड ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ये है इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज हो, दोनों को अपना सोशल इंटेंट इस्टेब्लिश करना पड़ेगा अगर उनको सोशल स्टॉक एक्सचेंज से फंड इकट्ठा करने हैं तो। ठीक है, ये तो बात थी इनरोलमेंट की। अब क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि अगर कोई सोशल एंटरप्राइज है तो किन किन एरियाज में काम करेगा कि दैट इट विल क्वालिफाई टू बी लिस्टेड ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो कुछ एरियाज डिफाइन किया गया है। एक सेबी का रेगुलेशन है, सेबी का रेगुलेशन का नाम है इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2018। ठीक है, ICDR रेगुलेशंस 2018। इस रेगुलेशन में क्लियर किया गया है कि किस किस फील्ड में अगर कोई सोशल एंटरप्राइज काम करता है तो SSE पे वो लिस्ट हो सकता है। तो अगर कोई सोशल एंटरप्राइज काम करता है इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, न्यूट्रिशन एंड इनइक्वालिटी, ठीक है, प्रोमोटिंग एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, इक्वालिटी, एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन एंड LGBTQ। तो इस तरह से जैसे कि डिजिटल डिवाइड हुआ, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज एंड आर्ट हुआ, तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है। तो तमाम एरियाज हैं, ऐसे 17 एरियाज हैं जिस एरिया में अगर काम करता है कोई सोशल एंटरप्राइज तो देन इट विल बिकम क्वालिफाइड टू बी लिस्टेड ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ये पहली बात हुई। दूसरी बात इसमें यह है कि कोई भी अगर सोशल एंटरप्राइज है, उस सोशल एंटरप्राइज का जो 67% एक्टिविटी है, वो जो सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहा है उसमें उसका 60% एक्टिविटी, सारी एक्टिविटीज का 67% उस ऑब्जेक्टिव के लिए काम करें। ठीक है, तो एटलीस्ट 67% ऑफ द एक्टिविटीज मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अटेनिंग स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करना। ठीक है, ये है स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। तो 67% यानी कि मोर देन 2/3 ऑफ द एक्टिविटीज शुड बी इन्वॉल्वड इन क्रिएटिंग सोशल इम्पैक्ट, है ना। ये एक क्राइटेरिया इसलिए है क्योंकि जो शिकायतें हैं सोशल एंटरप्राइजेस के साथ कि दे वर्क मोस्टली टू बेनिफिट देमसेल्व्स रादर देन क्रिएटिंग सोशल इम्पैक्ट, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये रेगुलेशन रखा गया है। ठीक है, अब देखें, अब दो अलग अलग देखें कि एनपीओस कैसे मनी रेज करेंगे, एफपीओस कैसे रेज करेंगे। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके बारे में तो क्लियर है कि दे आर नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग। ठीक है, इनका सिर्फ और सिर्फ सोशल इंटेंट है, बट इनको अगर इफ दे नीड डायरेक्ट एक्सेस टू सिक्योरिटीज मार्केट टू रेज फंड्स, सो दे कैन इशू व्हाट इज कॉल्ड एज जीरो कूपन एंड जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। कूपन मतलब इंटरेस्ट, प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये लोग जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट इशू करेंगे, वो चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू करें, पब्लिक इशू करें या फिर डोनेशन फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स लें, तो ये इशू करेंगे। और कोई भी अगर इस इंस्ट्रूमेंट को खरीदता है, अगर उसमें इन्वेस्ट करता है, तो ये वो श्योर है कि इसमें जो रिटर्न उसको मिलने वाला है वो सोशल रिटर्न मिलने वाला है। मॉनिटरी बेनिफिट इसमें नहीं मिलने वाला है, मॉनिटरी टर्म्स में रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन सेक्टर में काम करता है, हेल्थ में, हंगर में, इक्वालिटी के एरिया में काम करता है, तो जो सोशल इम्पैक्ट क्रिएट होगा वही एक तरह का रिटर्न होगा इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स में। ठीक है, बिकॉज दे प्रॉमिस सोशल रिटर्न। अब जो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कैसे मनी रेज करेंगे? ऑफ कोर्स जैसे बाकी कंपनियां मनी रेज करती हैं बाय इशूइंग इक्विटी टू रिटेल इन्वेस्टर्स और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और बाय द इशुएंस ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो एफपीओस का जो तरीका है पैसे इकट्ठा करने का, वो काफ़ी जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं उनसे मैच करता हुआ दिखता है यहाँ पे, बट इनका ऑब्जेक्टिव दूसरा होता है। कॉर्पोरेट एंटिटीज़ जो है कॉमर्शियल पर्पस से ऑपरेट करती हैं, बट जो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगे ये सोशल पर्पस से ऑपरेट करेंगे। ये है मेजर डिफरेंस। अब इन पे क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि जो भी कॉर्पोरेट एंटिटीज़ लिस्टेड हैं BSE पे या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, उनके ऊपर कुछ मैंडेटरी कंडीशन होता है कि आपको क्वार्टरली, ईयरली अपने जो भी रिटर्न्स हैं वो डिस्क्लोज करने हैं। तो उसी तरीके से ये जो सोशल एंटरप्राइजेस हैं इनको भी डिस्क्लोज करना है। क्या? एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट, बेसिकली एनुअल सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट का ऑडिट होगा, कौन करेगा? जो सोशल ऑडिट फर्म्स हैं वो इसको ऑडिट करेंगी। और बेसिकली इनकी जो ऑथेंटिसिटी है कि ये जेन्युइनली उस पर्पस सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए ही फंड रेज कर रही हैं, इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो ये है तरीका
जो सोशल इंटरप्राइजेज हैं उनके मनी रेस करने का अब वो लिस्ट हो सकती हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे। सोशल स्टॉक एक्सचेंज कोई अलग एक्सचेंज नहीं है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसी का एक हिस्सा है बेसिकली। अगर इन जो भी सोशल इंटरप्राइजेज हैं इनको अगर कलेक्टिवली बोला जाता है सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये बात थी आर्टिकल डिस्कशन की। अभी हम देखते हैं जो हमने क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। क्वेश्चन था विथ रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया consider the following statements. Statement 1, the law specifies that a nominated legislator cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house. ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। जो नॉमिनेटेड मेंबर होता है उसको लेस देन 6 मंथ में ही कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना है तो कर सकता है। अगर 6 महीने के बाद अगर कोई ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड डिफेक्शन केस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि यही बेसिकली एक क्रिटिसिज्म है एंटी डिफेक्शन लॉ का कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसको एक टाइम फ्रेम के अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन होगा B2 ओनली, ठीक है। तो ये थी बात PYQ की। आज का हमारा डिस्कशन यही खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। अच्छे और सिंसियर तरीके से आप अपने प्री एग्जाम की प्रिपरेशन करें। करंट अफेयर की चिंता, करंट अफेयर मेंस की चिंता हमारे ऊपर छोड़ दें। थैंक यू वेरी मच।